नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जीएस स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से क्लास 9th, आज लास्ट क्लास रहेगा। प्राचीन इतिहास से आज लास्ट क्लास है और कल एक्स्ट्रा क्लास मान लीजिए प्राचीन इतिहास का लगेगा। कल अंतिम क्लास मान लीजिए, मतलब आज जितने भी प्राचीन इतिहास से जितने भी सारे टॉपिक हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज प्राचीन इतिहास से टोटल 9th पार्ट इसके हो जाएंगे और 10वां पार्ट हम एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आएंगे प्राचीन इतिहास से। वो एक तरफ से मानिए एक लाइन के सब क्वेश्चन रहेंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, वो उसका हम आपको एक क्लास देंगे। करीब 100 क्वेश्चन का वो समूह रहेगा प्राचीन इतिहास से ही, और कुछ टॉपिक रहेंगे जिसको मैंने विस्तार रूप से भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि इस चैनल पर फ्री में नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है। फ्री में क्लासेस चल रही हैं किसकी, जीएस की। और साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाली भर्तियों का अपडेट भी दिया जाता है कि और सिलेबस सब कुछ की जानकारी दी जाती है। अगर आप चाहते हैं आने वाली भर्तियों के लिए भी सजग रहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपनी जीएस का नोट्स बनाना चाहते हैं, जीएस की पढ़ाई को एक बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत में लौह युग। दक्षिण भारत में लोहे का सर्वप्रथम उपयोग लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था और इसका प्राचीनतम साक्ष्य हल्लूर यानी उल्लूर, हल्लूर को ही उल्लूर बोलते हैं, जैसे उपनाम होता है ना, उसी तरह हल्लूर को भी उल्लूर से प्राप्त वस्तुएं मानी गई हैं। दक्षिण भारत में लौह युग की अधिकांश जानकारी महापाषाण युगीन कब्रों की खुदाई से मिलती है। महापाषाण काल से तात्पर्य क्या है, इसे आइए समझते हैं। जब मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था तो यह परंपरा लौह युग के साथ प्रारंभ हुई थी। दक्षिण भारत में महापाषाण युग। नवीन शोधों से दक्षिण भारत में महापाषाण युग काल का आरंभ हुआ जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से नाम मतलब ये प्रतीक विख्यात है। महापाषाण संस्कृति की विशेषताएं। इसकी दो विशेषताएं हैं। पहला है लौह युग से संबद्धता, दूसरा है काले एवं लाल मृद भांडों का व्यापक उपयोग। महापाषाणिक जीवन क्या था? लोग पहाड़ी ढलानों पर रहते थे एवं कृषि का व्यापक विकास नहीं था उस समय, और ईसा की प्रथम सदी में लोग नदियों के मुहावनों की उपजाऊ भूमि पर रहने लगे तथा कृषि का विकास शुरू हुआ उसी समय। महापाषाणिक जीवन उसी समय यह कृषि का विकास शुरू हुआ था। वे प्रायद्वीपीय के ऊंचे इलाकों में रहते थे, लेकिन जमाव पूर्वी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में अधिक था। महापाषाणकालीन समाधान के प्रकार थे कुछ। पहला है पिट सर्किल, जो कि गर्त चक्र में आता है। शव को मंसारित बनाकर दफनाया जाता था एवं गड्ढे के चारों ओर पत्थरों का चक्र बनाया जाता था। दूसरा है ताबूत। ग्रेनाइट की चट्टानों के ताबूत में शव को रखकर ऊपर से अन्य शिलाएं रख दी जाती थी, इसे हम ताबूत बोलते थे। तीसरी थी पंक्तिबद्ध धीगी, जिसको हम मेनिहर बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 2 से 6 मीटर होती थी। ये एक स्तंभ रूप में दफनाए जाने का एक प्रकार था, स्तंभ के रूप में। अब आइए जानते हैं संगम काल। संगम काल, इसका काल निर्धारण, संगम के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। आसी मजूमदार, जो कि प्रथम सदी के 3री शताब्दी तक रहे थे। एस वैपूर्व चिल्लई, जो कि 300 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। एन सुब्रमण्यम, ये 300 ईस्वी से पूर्व से 300 ईस्वी तक। संगम साहित्य का सृजन काल 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। संगमों का आयोजन, प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, जिसके अध्यक्ष थे अगित्यार, जो कि अगस्त ऋषि उनका नाम है। इनमें सदस्यों की संख्या 549 थी। ग्रंथ थे आगत्यमय। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, अलय में, जिसके अध्यक्ष अगित्यार थे। तृतीय संगम स्थल
उत्तरी मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष नकरीनर थे, जो कि सदस्यों की संख्या कितनी थी? 49। संगमकालीन राजवंश जो कि चेर राज्य में था, संगमकालीन राज्यों में यह सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें केरल एवं तमिलनाडु का हिस्सा सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी कोडकई यानी वंजीपुर थी। चेर राज्य का प्रथम शासक उदय जेराल था। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। से ऐसे ही आप देख लीजिए। अब आइए चोल राज्य। यह पेन्नार एवं वेल्लार नदी के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी उत्तरी मन्नूर उर्मरई कावेरीपत्तन थी। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल राजा एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, जो कि करिकल चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अब आइए पांड्य वंश जो कि राज्य था। यह भारतीय प्रायद्वीपीय से दक्षिणी पूर्व भाग में था। पांड्य राज्य की राजधानी कोल्लई मदुरा थी। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। इनके अन्य भी तथ्य थे, जो कि संगम काल राजतंत्रात्मक तथा एवं राजा का पद वंशानुगत होता था उसी समय, पांड्य वंश के समय। यह पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी और आंतरिक व्यापार और वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय आप लोग तो जानते ही होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दक्षिण भारत का द्वितीय चरण। इसकी विशेषताएं थी, इस समय दक्षिण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जैसे पल्लव, चालुक्य, चोल। भूमि अनुदान की प्रचुरता में वृद्धि हुई थी उसी समय। और इस युग में दक्षिण भारत में अनेक मंदिर बने। यह मंदिरों का युग था। प्रकृति भाषा के स्थान पर स्थानीय एवं संस्कृत भाषा का प्रभाव बड़ा था। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक बपदेव था, जो संभवतः सातवाहन शासकों के अधीन प्रांतीय शासक था तथा मौका पाकर एक तंत्र राज्य की स्थापना की। पल्लव वंश की वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने कांची से कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम सौर मंदिर, तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। इसके दरबार में दंडिन रहते थे। दंडिन ने 10 कुमार चरित्र एवं अवंती सुंदरी की रचना की। अब आइए पल्लव वंश के राजाओं का क्रम क्या था। सिंह विष्णु आए, फिर महेंद्र वर्मन प्रथम आए, तब नरसिंह वर्मन प्रथम आए, तब महेंद्र वर्मन द्वितीय आए, तब परमेश्वर वर्मन द्वितीय, तब नरसिंह वर्मन, तब परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, तब नंदी वर्मन द्वितीय, अपराजित पल्लव जो कि अंतिम था। पल्लव वंश के अंतिम राजा कौन थे? अपराजित पल्लव जो कि अंतिम राजा हुए थे। अब आइए चालुक्य वंश के बारे में जानते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में चालुक्य वंशों की स्थापना जय सिंह द्वारा किया गया माना जाता है, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो चालुक्य वंश की स्थापना वो जय सिंह ने ही किया है, जय सिंह के द्वारा ही किया गया है। पुलकेशिन प्रथम को भी प्राप्त है इसका श्रेय चालुक्य वंश को। चालुक्य वंश कई शाखा में विभाजित था, परंतु चालुक्य वंश की मूल शाखा बतापी यानी बादामी की शाखा थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट ने वातापी आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य वंश की शाखाएं थी। इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम द्वारा की गई थी। वताई यानी बादामी शाखा, जिसकी शाखा पुलकेशिन फर्स्ट मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय, जो कि विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। और विक्रमादित्य फर्स्ट, तब विनमयादित्य, तब विजयादित्य, तब विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मन, ऐसे ही करके क्रम वाइज सभी लोग आते गए। विक्रमादित्य के बाद गुजरात शाखा भी था। विक्रमादित्य का गुजरात में भी शाखा था, जो कि जय सिंह वर्मन वहाँ का राजा था। अब आइए वातापी के चालुक्य कौन थे। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक, जिसका 2 पुत्र था, कीर्तिवर्मन प्रथम एवं मंगलेश। अश्वमेध एवं वाजपेयी यज्ञ करवाए थे इन्होंने ही। कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने यह पुलकेशिन प्रथम के द्वारा अपना राजस्व स्थापित किया था और इसने हर्षवर्धन कन्नौज का सम्राट को हराया था। इस विजय के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि दी थी
और इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का राज्य सौंपा। इस प्रकार चालुक्य वंश की वेंगी शाखा का उदय हुआ था। वेंगी शाखा का उदय किस वंश से हुआ था? चालुक्य वंश से हुआ था। विक्रमादित्य फर्स्ट, यह पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। इसके शासन में चोलों, पांड्यों और केरलों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विक्रमादित्य ने इन तीनों की शक्ति को समाप्त किया। विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई जय सिंह वर्मन को लाट का गवर्नर बनाया। इस प्रकार उसने यहाँ चालुक्य वंश की गुजरात शाखा की स्थापना की। विक्रमादित्य द्वितीय ने चोलों, पांड्यों एवं केरलों एवं कलभ्रमों को हराया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय इसके पल्लव शासकों को समाप्त किया। इसकी उपाधियाँ थी सार्वभौम, लक्ष्मी, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा। अब आइए जानते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। वैसे संगम काल में चोल वंश का संस्थापक एल नजेत चेन्नी को माना जाता है, जो कि रेड पेन, देखिए ये रेड पेन से मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला। और करिकाल ने राजधानी थी उरैयूर को बनाया था। अब विजयालय ने तंजावुर, जो कि तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। आदित्य प्रथम ने पांड्य एवं पल्लव शासकों को हराकर कोंडारम की उपाधि ली, जो कि आदित्य प्रथम ने विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। दोस्तों, यह जो मैं आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ, आज तो ये अंतिम क्लास है। इसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आऊँगा प्राचीन इतिहास से ही, जो कि कई बार एग्ज़ाम में उससे प्रश्न पूछे गए हैं। वो कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। या वैसे तो आज लास्ट क्लास है, वो जो आपके लिए रहेगा वो एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी प्राचीन इतिहास की, वो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा और वो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को या उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र फर्स्ट, जो कि राजधानी गैकोंड चोलपुरम की स्थानांतरित की, यह राजा का प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी था। इसने श्रमपुर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में पड़ता है, यह पूरी तरह ग्रेनाइट से बना हुआ शिव मंदिर है। इसका निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब आइए, राजेंद्र फर्स्ट के बाद उसका पुत्र राजाधिराज फर्स्ट चोल गद्दी पर बैठा। राजाधिराज इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर के विरुद्ध में पंपम, कहाँ गया, हाँ ये रहा, कोप्पम के युद्ध में वीरगति प्राप्त की। इसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्य सेना को हराया था। राजेंद्र द्वितीय ने राजाधिराज की मृत्यु युद्ध मैदान में होने के बाद इसने चालुक्यों को पराजित किया तथा युद्ध स्थल पर ही अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए, जो प्राचीन भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। बच्चों, अगर आप बीच क्लास में अगर आप आएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने इसके शुरू से क्लास जितने भी लगे हैं, क्लास फर्स्ट से अगर आप देखते हुए आएंगे तो आपको हर एक बात आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे ये पार्ट है ना, जैसे क्लास, अब ये अंतिम क्लास है, क्लास 9th है ये, तो क्लास 9th आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्लास 8 और क्लास 7 पढ़े रहेंगे। हर क्लास एक दूसरे से मैच है, उसकी बातें उसमें, उसकी बातें इसमें है। तो जब तक आप शुरू से नहीं देखते आएंगे तब तक आपको बीच में कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए आपको बताते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कल बताया जाएगा, मैंने नोट करके रख लिया है। वो सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कोई भी अगर उस वीडियो का आपको ज़रूर देखना है। अन्य तथ्य, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राज्य पद वंशानुगत तथा युवराज ज्येष्ठ पुत्र को बनाया जाता था। और गांव के प्रकार भी होते थे, साधारण गांव, अग्रहार गांव, देवदान गांव, और कुछ स्थानीय स्वशासन भी होते थे, जो कि समाधाओं के प्रकार थे। उत्तर सभा और महासभा सभाओं के प्रकार भी थे उस समय। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ये सब एडवांस आपको बता दिया गया है कि इससे भी अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कुछ
ये जानकारी के लिए ही है वैसे तो। इसे आप नोट कर ये वाला 97 वाला पेज है, इसे आप नोट चाहें तो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, इतना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाला कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बच्चों, आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास भी ख़त्म हो गया, प्राचीन इतिहास भी अब ख़त्म ही हो जाएगा कल, मान के चलिए आज ही ख़त्म हो गया। कल तो हमें एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसके बाद से हम पॉलिटी की क्लास चलाएंगे, पॉलिटी का क्लास चलना शुरू हो जाएगा, परसों से क्लास उसका चलेगा। कल तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट का कल क्लास लेंगे, उसके बाद परसों से हमारा क्लास पॉलिटी का क्लास चलेगा। अब तक हमने 2 विषय ख़त्म कर लिए हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, कहीं से भी कुछ नहीं छूटा है। अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि अगर कोई प्रश्न हमने छोड़ दिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमें मेल कर सकते हैं, हम उस प्रश्न को ज़रूर बताएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।